हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के हम कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 रहेगा ये हमारा। चैप्टर नंबर 6 कर लेते हैं एक बार। और इससे पहले हमारे 5 चैप्टर हो चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपको 5 चैप्टर देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। डेली हम 20 या 30 क्वेश्चन करते हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए। अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टॉपिक देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये वाला हमारा चैप्टर रहेगा आज का। तो जल्दी से शुरू करते हैं, जुड़ जाइए। 3 बज गए हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, डायनमो क्या है? तो डायनमो क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या फिर यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डायनमो क्या है? डायनमो क्या है? एक डायनमो है, यह है हमारा। इसका रहेगा आंसर, इसका आंसर रहेगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो डायनमो क्या है? एक यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है? डायनमो परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के दिया जा सकता है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनमो। ठीक है, इसका आंसर हमारा रहेगा ए। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लो, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, डायनमो का कार्य क्या है? तो क्या है डायनमो का कार्य? डायनमो का कार्य है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, या मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या सी उच्च विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र, या फिर डी निम्न विभव उत्पन्न करने वाला यंत्र। तो क्या है एक डायनमो? डायनमो का कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना, या फिर मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। अभी हमने किया है, देखो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो विद्युत और इलेक्ट्रॉन एक जो है इलेक्ट्रिकल एक ही होता है, विद्युत और इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल और यांत्रिक एक ही होता है। तो दोनों में आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दे दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता, और यहाँ पर दे दिया मैकेनिकल ऊर्जा को। यांत्रिक और मैकेनिकल एक ही है, यांत्रिक और मैकेनिकल एक ही है। मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना। इसका आंसर हमारा बी रहेगा। तो आपको दोनों में अंतर का पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड करके दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कर रहे हैं साइंस जी के ऑल टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक वाइज हम पूरा कवर करेंगे। हमारे 5 टॉपिक हो चुके हैं, तो आप वो भी देख लीजिएगा। डेली वाले टॉपिक में 30+ क्वेश्चन हमने रखे हैं। आज वाले में हमारे केवल 20 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्न में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इनमें से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? हाइड्रोजन, लौह, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इनमें से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो कौन सा है अनुचुंबकीय? इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। ऑक्सीजन प्रकृति में एक अनुचुंबकीय है। याद करना है, ऑक्सीजन प्रकृति में एक अनुचुंबकीय है। ये हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं कि हमारा जो है हर एक किसी भी तरह का एग्ज़ाम दे लो, कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे लो, या फिर कोई जॉब से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे लो, हर एक एग्ज़ाम में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और अब तो छोटे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस बड़े बड़े जो टाइम कंज्यूम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना है। यहाँ पर कथन और जो है कारण वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं फ्रेंड्स।
निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? तो इनमें से निम्नलिखित अधातुओं में से, धातुओं नहीं अधातुओं में से, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? इन्होंने पूछ लिया नहीं है, तो नहीं और मंद चालक है में अंतर है बहुत ज़्यादा, तो आपको इनका पता होना चाहिए। ए सिलीनियम, बी सल्फर, ए सिलीनियम, बी सल्फर, सी ब्रोमीन, डी फास्फोरस। तो इसका क्या आंसर रहेगा? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा सिलीनियम। क्या रहेगा? सिलीनियम रहेगा इसका आंसर ए, सिलीनियम। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है। सिलीनियम और सल्फर और ब्रोमीन और फास्फोरस। सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस ये अधातु हैं जो कि विद्युत के मंद चालक हैं। विद्युत के क्या हैं? ये विद्युत के हैं मंद चालक, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस। और मंद चालक नहीं है वो सिलीनियम है। तो आपको जब यही पता नहीं होगा कि विद्युत के मंद चालक कौन कौन से हैं अधातु, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली नहीं दे पाओगे। तो आपको ये भी याद रखना है कि अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक है? सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मेंस विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज का प्रयोग क्यों होता है? एक सुरक्षा युक्ति। यहाँ से देखो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि मेंस विद्युत प्रदाय में जो फ्यूज का प्रयोग होता है क्यों होता है, किस लिए होता है? सुरक्षा युक्ति के लिए होता है। किस लिए होता है? सुरक्षा युक्ति के लिए मेन विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो फ्यूज के विषय में इनमें से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, सही का पता लगाना है इनमें से। तो देख लेते हैं। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। यह मुख्य रूप से रजत मिश्र धातु से बना होता है। बी मेन स्विच से यह समानांतर जुड़ा होता है। या फिर सी इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। या फिर डी इसमें बहुत उच्च प्रतिरोध होना आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है? क्या आवश्यक है इसमें? क्या इसके लिए सही है? मेंस जो होता है विद्युत प्रदाय, उसमें जो फ्यूज होता है, फ्यूज का प्रयोग होता है सुरक्षा युक्ति के लिए होता है। और जो है फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो फ्यूज के विषय में यहाँ पर हमारा ये सी पार्ट सही रहेगा। क्या रहेगा? सी ऑप्शन सही रहेगा। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। इसका गलनांक कैसा होना आवश्यक है? इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है, उच्च नहीं, निम्न होना आवश्यक है। इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। फ्यूज का गलनांक निम्न होना आवश्यक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मोटर कार बैटरी होती है ना, मोटर में जो बैटरी होती है, मोटर कार की बैटरी होती है, बैटरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है? विचार कीजिए। ए वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। या फिर बी प्रयुक्त विद्युत अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। या फिर सी इलेक्ट्रिडो सीसा और ताम्र होते हैं। इलेक्ट्रिडो सीसा और ताम्र होते हैं। ताम्र मतलब तांबा। या फिर डी धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स 6 का क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आप सोचिए क्या इसका आंसर रहेगा। एक बार और ऑप्शंस देख लेते जल्दी जल्दी से। ए मोटर कार में जो बैटरी होती है उसके संबंध में निम्नलिखित में से विचारों पर जो है विचार करना है इन कथनों पर। ए वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। ये बिल्कुल सही है हमारा। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है। ए इसका आंसर है। एक प्रयुक्त विद्युत अपघट्य
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, नहीं होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं होता। इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है सही इसका। धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, तो धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, ये वाला सही है। और इसमें सामान्यतः 12 वोल्ट होते हैं, ये वाला भी सही है। तो ए और डी यानी 1 और 4 सही है इनमें से, तो इनमें से हमारा 1 और 4 सही रहेगा, डी इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा डी। याद रखना है डी ही केवल, ऐसे 1 और 4 ऐसे नहीं रटना है कुछ भी। तो एक बार थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मोटर कार में जो बैटरी होती है उसकी 12 वोल्ट होती है और धारिता की एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं, धारिता को एम्पियर घंटे में व्यक्त करते हैं। तो 6 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल 20 क्वेश्चन है। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और बिल्कुल अच्छे से साइंस को कवर करेंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे, केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में टाइम लग जाता है और आप भी बोर हो जाओगे, इसीलिए मैं केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए ये क्लासेस रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक जो मकान होता है उसमें 2 बल्ब होते हैं, क्या होते हैं? 2 बल्ब होते हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक बल्ब ज़्यादा रोशनी देता है तो चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो इन दोनों बल्बों में से किस में उच्चतर अवरोधक है? उच्चतर अवरोधक है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिक रोशनी वाले बल्ब में, मंद रोशनी वाले बल्ब में, या सी दोनों बल्बों में अवरोध समतुल्य है यानी समान है, या फिर रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं है। तो रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं है, तो इसमें क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आप आंसर कीजिए, इसका क्या रहेगा इसका आंसर? ध्यान से क्वेश्चन देखना है, बिल्कुल क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, लगभग क्वेश्चंस में क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। देखो, एक मकान में 2 बल्ब हैं और दोनों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, एक ज़्यादा रोशनी देता है, एक कम रोशनी देता है। अगर उसमें जो ज़्यादा रोशनी दे रहा है उसमें तो कोई अवरोध नहीं है तो वो ज़्यादा रोशनी देगा, लेकिन अगर जो कम रोशनी दे रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है ना, उसमें ये कुछ ना कुछ तो अवरोध है, उसमें क्या चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है? तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोध है? उच्चतर अवरोध उसमें होगा जो मंद रोशनी वाला होगा, यानी इसका आंसर रहेगा बी, मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोध है। अवरोध मतलब जो फॉल्ट पैदा करता है, अवरोधक है, यानी मंद रोशनी वाला बल्ब में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, इसीलिए वो कम रोशनी दे रहा है। तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक, इनमें से जो है कौन सा धातु अर्धचालक मीन्स सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं, अर्धचालक सेमी कंडक्टर की तरह है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो क्या रहेगा इसमें से आंसर? कौन सा धातु अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की तरह है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो क्या रहेगा? जर्मेनियम, तांबा, ग्रेनाइट, चांदी। क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा 8 का जर्मेनियम, आंसर रहेगा जर्मेनियम। निम्नलिखित में से जर्मेनियम धातु सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो याद रखना है, अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर एक चीज होती है, ट्रांजिस्टर उसमें प्रयोग होता है जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में। याद कर लो इसको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और रखा है मैंने, ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? तो इनमें से कौन सा अर्धचालक है? जब आपको सेमी कंडक्टर का पता ही चल गया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो आपको थोड़ा की वर्ड पकड़ने हैं ताकि आप इजीली और कम समय में जल्दी से अच्छे से समझ पाओ और अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। इसीलिए बिल्कुल अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ साइंस के, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको
कहीं और से साइंस ना पढ़नी पड़े, केवल वही गिने चुने क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आ रही हूँ आपके लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहता हमारी क्लास में। आप पीछे वाली क्लासेस भी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं है, केवल नए क्वेश्चंस हम रखते हैं। हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन कलेक्ट करती हूँ और सिलेक्टेड क्वेश्चंस फिर मैं आपके लिए लेके आती हूँ। चैप्टर को पूरा जो है रीड करके उसमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, तब ये क्वेश्चंस बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इसीलिए जो है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। या तो आप स्कूल में हो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी लिए आपके लिए ये साइंस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और कोई भी आप जॉब से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये जो है हमारी क्लासेस। तो प्लीज़ अगर ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लिए। केवल आधा घंटा हम साइंस पढ़ते हैं, आधा घंटा में 20 से 30 क्वेश्चन हम डेली कर लेते हैं। आज के थोड़े 20 क्वेश्चन रखे हैं हमने, नहीं तो डेली हम 30+ क्वेश्चन रखते हैं। तो देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। क्वेश्चन कौन सा अर्धचालक है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक या लकड़ी या जर्मेनियम। तो अभी अर्धचालक सेमीकंडक्टर अभी पढ़ा है हमने, तो जल्दी से इसका आंसर क्या रहेगा बताइएगा। तो डी आंसर रहेगा, जर्मेनियम रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डायनमो जो ये डायनमो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, डायनमो सबसे पहला क्वेश्चन था। तो देख लेते हैं, डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग लाते हैं वास्तव में है क्या है, वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग में लाते हैं वास्तव में क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज का द्योत है होता है, या फिर बी आयंस के द्योत के रूप में कार्य करता है, या फिर सी ऊर्जा का परिवर्तन होता है, या फिर डी इलेक्ट्रॉन का द्योत होता है। तो क्या रहेगा डायनमो। यहाँ से देखो क्वेश्चंस दोबारा दूसरी तरह से मोल्ड करके डायनमो से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दिया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर सोचिएगा, 10th का क्या आंसर रहेगा। डायनमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप में प्रयोग लाते हैं वास्तव में क्या है। तो यह है ऊर्जा का परिवर्तन होता है। क्या होता है यह होता है हमारा 10th का आंसर रहेगा सी, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का परिवर्तन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 पर चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, शेयर कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। जब तीन पिन है प्लग में और बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। किससे जोड़ना चाहिए सबसे लंबी पिन को। 3 पिन है तो उनमें से एक लंबी पिन होगी, उसको किससे जोड़ना चाहिए। सजीव सिरे से, आधार सिरे से, या फिर ऊर्जा का उदासीन सिरे से, या फिर किसी भी सिरे से। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ए बी सी डी। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। तो किससे जोड़ना चाहिए सबसे लंबी पिन को। इसका आंसर रहेगा हमारा आधार सिरे से। क्या रहेगा आंसर इसका, आधार सिरे से लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। ये इसका आंसर रहेगा बी। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पर। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाती है, क्यों। अगर कम बिजली आ जाएगी, कम वोल्ट होगी और हम मोटर चला देंगे, विद्युत मोटर चला देंगे, तो वो जो है जल जाती है कम बिजली की वजह से। कभी कभी कम बिजली आती है और मोटर चल रही होती है, भाग के हम बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि वह जल जाती है, इसीलिए बंद कर देते हैं। और क्या रीज़न रहता है, आज वो भी देख लेते हैं क्या रीज़न रहता है उसका। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती होती है, या वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और वो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो क्या रहेगा फ्रेंड्स इसमें से आंसर, या सी वे
V2 के समानुपाती ऊर्जा खींचती है या फिर वे कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचती हैं। देखो दोनों सेम से हैं तो इनमें से थोड़ा सा अंतर है, तो देख लेना है अभी। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं और वे वोल्टेज के जो है प्रतिलोमानुपाती होती हैं, वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती हैं, यानी वोल्टेज से बिल्कुल उसके डिफरेंट होती हैं, यानी वोल्टेज उसको कवर नहीं कर पाती है, तो इसीलिए प्रतिलोमानुपाती होती है। वर्गमूल के प्रतिलोमानुपाती नहीं होती, वर्गमूल वाला रोंग हो जाएगा, तो यहाँ से सीधा हो जाएगा वे वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, यानी उसके विरुद्ध होती हैं। तो ये होगा इसका आंसर फ्रेंड्स बी। 12th का आंसर रहेगा बी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर जल जाती है क्योंकि वे अधिक धारा खींचती है, विद्युत धारा खींचती है और वे वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर का उपयोग ट्रांसफार्मर जो होता है उसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका उद्देश्य क्या रहता है, उसका प्रयोग क्यों होता है, आज वो भी देख लेते हैं हम। ए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, या फिर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, या फिर प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अर्थात अपचाई करने के लिए, या फिर दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स 13 का? जल्दी से हमें आंसर चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हमारा सी। क्या रहेगा? सी आंसर रहेगा। एक बार इसको देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए, ठीक है, कम और ज्यादा करने के लिए, ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, इसका उद्देश्य होता है। याद रखना है ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से। ट्रांसफार्मर का उपयोग का क्या उद्देश्य है? प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई और अपचाई करने के लिए। 13 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हम टॉपिक वाइज साइंस को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो जुड़ जाइए चैनल से। केवल आधा घंटा साइंस हम पढ़ते हैं और आज हम 6 चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हमने अगर एक चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 90-100 क्वेश्चन भी एक चैप्टर से बन जाते हैं, तो हम पार्ट वाइज करते हैं। 30 क्वेश्चन से ज़्यादा 30+ क्वेश्चन रखते हैं, यानी 33, 34, 32, 35, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते साइंस के, ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से आप सीख भी जाओ। तो केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयुक्त होते हैं? देखो एक और क्वेश्चन आ गया है ट्रांसफार्मर से संबंधित। तो ए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए और डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए, या फिर एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जल्दी से आप इसका आंसर बताइएगा। क्या रहेगा? ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर अभी मैंने दिया है, उससे इंटररिलेट कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या रहेगा? एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा हमारा डी। 14 का आंसर रहेगा डी, एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए इसका प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? मोटर द्वारा, या डायनमो द्वारा, या फिर ट्रांसफार्मर द्वारा, या फिर रेक्टिफायर द्वारा। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? 15 का आंसर रहेगा प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवर्ती को दिष्ट विद्युत धारा में
परिवर्तित करने के लिए इसमें बदल दिया जाता है प्रतिवर्ती को दिष्ट विद्युत धारा में। तो इसका कार्य, किसका कार्य रहता है? ये कार्य रहता है रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर द्वारा। याद रखना है, रेक्टिफायर के द्वारा जो है प्रतिवर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, अतिचालक का लक्ष्य है। तो अतिचालक का लक्ष्य क्या है? ए, निम्न पारगम्यता, या फिर बी, उच्च पारगम्यता, या फिर सी, शून्य पारगम्यता, या फिर डी, अनंत पारगम्यता। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। क्या आंसर रहेगा? अतिचालक का लक्षण है। जल्दी से आप गेस कीजिएगा इसका आंसर, ताकि आपको पता लगे आपको कितना आता है। अतिचालक का लक्षण है, क्या है अतिचालक का लक्षण? शून्य पारगम्यता। अतिचालक का लक्ष्य है शून्य पारगम्यता रहेगा। अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का जो है लक्षण है शून्य पारगम्यता, इसका लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, क्या है? ए, शुद्ध दुर्लभ मृद धातुएं, या फिर बी, मिश्र धातुएं, या फिर सी, सिरेमिक ऑक्साइड, या फिर डी, अकार्बनिक बहुलक। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है क्या? सिरेमिक ऑक्साइड इसका आंसर रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? सिरेमिक ऑक्साइड नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का रासायनिक प्रभाव, या फिर विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, या फिर डी, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो फ्यूज का सिद्धांत है, क्या है फ्यूज का सिद्धांत? इसका आंसर रहेगा विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का उद्देश्य है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज का उद्देश्य होता है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। याद रखना है, यांत्रिक नहीं है, रासायनिक नहीं है, ऊष्मीय प्रभाव है, चुंबकीय भी नहीं है। तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिमाग में रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। फ्यूज का सिद्धांत क्या है? विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ये अपने 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सुबह अपनी करंट अफेयर रहती है 7:30 बजे, तो प्लीज़ करंट अफेयर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको भी आप देखें। उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ 10 लगभग 10 न्यूज़ उसमें रहती हैं फ्रेंड्स, जो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपकी जनरल नॉलेज के भी लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता लगे कि आसपास हमारे क्या चल रहा है क्या नहीं। केवल और केवल हमारी 15 सेकंड की शॉर्ट्स रहती है फ्रेंड्स। 7:30 बजे शॉर्ट्स रहती है 15 सेकंड की। केवल 15 सेकंड में आप ऐसी जो है 10 न्यूज़ आपको पता लग जाएंगी शॉर्ट से, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो शॉर्ट भी देख लीजिए करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। थैंक यू। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है। तो विद्युत उपकरणों में जो अर्थ होता है ना फ्रेंड्स, विद्युत उपकरणों में एक अर्थ होता है, उसका प्रयोग क्यों करते हैं? एक अर्थ का तार होता है ना, 3 तार, 4 तार होते हैं, एक अर्थ का तार होता है, उस पर टच नहीं करते हैं हम अपने मेन तार को। क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं। क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, या बी, खर्च को कम करने के लिए, फिर या सी, सुरक्षा के लिए या फ्यूज के रूप में। तो क्यों करते हैं उसका प्रयोग? सुरक्षा के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन में ही आंसर था, मैंने आपको बताया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका, किस धातु का बना होता है? जो हमारी घर में सुरक्षा के लिए फ्यूज तार होता है ना, एक फ्यूज जब लाइट गड़बड़ में आती है तो क्या होता है,
क्या होता है, लाइट पूरे घर की भाग जाती है, कंसील्ड गिर जाती है, तो उसे बोलते हैं कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग किया जाने वाला फ्यूज तार होता है, जिस धातु का बना होता है वह उसका क्या होता है, गलनांक ज्यादा होता है या गलनांक उसका कम होता है, या प्रतिरोध अधिक होता है या प्रतिरोध कम होता है। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा कि उसका गलनांक कम होता है। क्या होता है? गलनांक कम होता है और उसका प्रतिरोध भी कम होता है। कम याद रखना है यहाँ से, गलनांक भी कम होता है और प्रतिरोध भी उसका कम होता है। तो इसका आंसर रहेगा 2 और 4। 1 और 2 नहीं है, 1 और 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है और 3 और 4 इसका नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा गलनांक। तो शायद हमने थोड़ा सा इसको गलत पढ़ लिया है, तो इसमें रहेगा गलनांक ज्यादा होगा, गलनांक ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा। तो गलनांक ज्यादा होगा, प्रतिरोध कम होगा। 1 और 3 इसका ऑप्शन रहेगा। 1 और 3 इसका रहेगा, दोनों ही ज्यादा रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा बी। 1 और 3 इसका आंसर रहेगा कि गलनांक ज्यादा होगा और प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। गलनांक भी ज्यादा होगा और प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। इसका 1 और 3 आंसर रहेगा। याद रखना है आपको, गलनांक भी ज्यादा होगा, प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम को 8 बजे, 8 से 8:40 अपनी जीके क्लास रहती है, तो प्लीज़ उस क्लास में भी आप आ जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।